हम लोग 1 से लेकर के 20 तक कर चुके हैं सेट 1 का दोपहर में। अब 21 से शुरू करना है। एक बात को आप लोग माइंड में रख लीजिएगा, कल भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं, ये टारगेट करके चलिएगा कि कम से कम 110 प्लस क्वेश्चन सही सही बना के आना है। हाँ, यदि ऐसा है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया, लेवल चेंज कर दिया, पिछले बार की तुलना में थोड़ा हार्ड कर दिया, तो कोई बात नहीं, तब ठीक है, वो तो सबके लिए है अगर कुछ ऐसा है। लेकिन जिस अंदाज में क्वेश्चन आ रहे हैं, परंपरागत अंदाज में आए, तो ये टारगेट करके चलिएगा कि 110 प्लस बनाकर सही सही आना है। और इसके लिए एक रणनीति के साथ आप लोग को पढ़ाई करना होगा। सबसे पहले अभी से तैयारी तो शुरू कर ही देना है। ये जरा भी आलस्य मत कीजिएगा कि नहीं अब फॉर्म निकलेगा, अभी तो फॉर्म निकला नहीं है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरते हैं फिर बढ़िया से करेंगे, वैसा सोचे तो सोचते रह जाइएगा। दूसरा, बुक को अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, और एनसीईआरटी को मजबूत कर रहे हैं तो ठीक है। ऐसे जो नए वेबसाइट आ रहे हैं वहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी एनालाइज भी मिलेंगे पढ़ने को, जिसमें कि एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं उसका एक संकलन करके डाल दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग बनाए हैं, जो ये अभी 10 सेट है, इसमें प्रीवियस ईयर को इन कर दिया गया, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी इसी में मिला दिया है। इसके लिए कोई अलग से हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट नहीं बनाए, उन्हीं को क्या किए है, उसी को अब अपडेट करते हुए मिला दिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कुछ तो जो नए जमाने के अनुसार देंगे ना क्वेश्चन। से अब कोई क्वेश्चन 38वीं में पूछा है तो वो सेम टू सेम तो नहीं आएगा। अब जो करंट उसको उस इशू को लेकर के जो करंट इशू है, करंट इशू के साथ जोड़ करके दिया जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर का, तो करंट इशू के साथ जोड़ के दिए हैं, उसको अपडेट करते हुए डाले हैं, ताकि किसी प्रकार का अगर चेंज भी करता है तो परेशानी ना हो। तो फिर यहाँ आपको प्रीवियस भी मिलेंगे, और आप अपना भी प्रीवियस ईयर का अलग से भी आता है उसको भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट करें। साइंस का क्वेश्चन अब बढ़ रहा है, साइंस को भी फोकस कीजिए। अभी जैसे कि हम लोग वेबसाइट में कुछ दिन पहले भौतिकी का प्रीवियस ईयर पर जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसका पूरा संकलन करके दिए है, जिसमें कि करीब 77 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में है। ये टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे, वेबसाइट में भी अपलोड नहीं है लेकिन टेलीग्राम में मिल जाएंगे। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम से जुड़े हुए वो उनको मिल गए होंगे। तो ये जो 77 क्वेश्चन इसमें है, ये सारे प्रीवियस ईयर से लिया गया, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो उनको एनालाइज करके कि जो रिपीटेड है उसको छोड़ते हुए हम लोग बनाए हैं, और उसमें विश्लेषण भी दे दिया गया है, ताकि अगर उससे मिला जुला अगर अलग क्वेश्चन भी आए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से जो है, अब केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द आ जाएगा, केमिस्ट्री का भी रेडी हो रहा है, उसके बाद बायो का भी आएगा। तो साइंस से ज्यादातर देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है साइंस से, तो इस वजह से हम लोग प्रीवियस ईयर पे ये वर्क किए, ताकि अगर उसको कोई कंप्लीट कर लेता है तो ये 50% उसका साइंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है अन्य भी कुछ बुक से सेट बनाएंगे जो कि बाकी का 50% कवर करेगा। और आप लोग को पढ़ने का हो, अगर बुक लेकर के पढ़ना है, तो लूसेंट का जो साइंस आता है, एक लूसेंट के साथ में आता है जिसमें कि सारे विषय होते हैं, वो नहीं, लूसेंट साइंस, स्पेशल जो लूसेंट साइंस आता है, इसको पढ़िए। और उनके इस बुक के पीछे में देखिएगा 700 से 800 क्वेश्चन का संकलन होता है, उसको अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी ही नहीं है, अन्य कंपटीशन भी यदि दे रहे हैं, जैसे भी बिहार सचिवालय भी आएंगे, तो उसमें भी जो साइंस वाला पार्ट होगा वो आप लोगों का पूरा कवर कर दिया जाएगा। हालांकि हम लोग जो सेट बना रहे हैं तो लूसेंट को भी केंद्र में रख के बना रहे, जैसे लूसेंट और भी अन्य प्रकाशन के जो प्रमुख बुक है जिनसे कि ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उन सबको मिला जुला कर हम लोग बना रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं बन रहा है, जब तक नहीं आ रहा हम लोग का, तब तक यदि आप लोग चाहे तो लूसेंट साइंस का बुक अगर है
तो इसको अध्ययन कीजिए। साइंस पर क्वेश्चन बढ़ रहा है, इन पे फोकस कीजिए। करंट भी आप लोगों को मिलेंगे, तो करंट जो पढ़े तो डिप्थ के साथ पढ़िएगा। अब जैसे जिस विषय पर है उसको डिप्थ के साथ पढ़िए। ये टारगेट लेके चलिए कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार विशेष और करंट, इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। ये चारों कवर कर लिए तो आपका 100 इसमें आ जाएगा, 100 आपका आराम से आ जाएगा। और इधर 100 आ गया तो बाकी का अगर जो है 10-15 वो उधर से आ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग 21 नंबर से चलते हैं। सर 10 ही हुआ था कल। क्या बोले? कल 10 ही क्वेश्चन हुआ था सर। आप कहाँ हैं? 10 के बाद हम लोग 35 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उस क्लासरूम को डिलीट करना पड़ा। फिर न्यू क्लासरूम में और 3 बजे हम लोग सर अब हम लोग टाइम फिक्स कर चुके हैं क्लास का। एक क्लास एक है, 3 बजे इसमें क्लास होगा, फिर ये 10 बजे क्लास। ये आप लोग अगर टाइम नहीं होगी तो क्लासरूम में आप लोगों को उसका नोटिस मिल जाएगा। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी, मतलब उनके सदस्यों की संख्या। पहला विकल्प 250, दूसरा विकल्प 245, तीसरा 248, चौथा 233। इन्हीं के बैकग्राउंड पे साउंड आ रही है, कृपया माइक ऑफ कर लें। तो सवाल क्या है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ 2 बातों का ध्यान रखिएगा। हो सकती है का मतलब हो रहा है एक लास्ट लाइन पूछ रहा है कि ये लास्ट कहां तक जाएगा, और यही हो सकती अगर हट जाता और रहता कितनी है, तो ये है इसका मतलब है कि वर्तमान में कितना चुना जा रहा है, यानी कि लास्ट की बात नहीं हो रहा, लास्ट से पहले की बात हो रहा है। तो यहाँ क्या है, हो सकती, यानी कि अधिकतम कितना हो सकते, यानी कि जो नहीं भी चुना जा रहा है लेकिन भविष्य में उसको कभी चुना जाने का प्रावधान किया जा सकता है उतना का, उसको भी गिनती करना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 250, यानी कि अधिकतम 250 हो सकती है, जिसमें कि 238 चुने जाएंगे और 12 क्या रहेंगे, तो मनोनीत रहेंगे। अब हम लोग अगला सवाल आते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, यानी कि कितने सदस्य होते हैं का मतलब है कि वर्तमान में कितने सदस्य है अभी, यानी जिनको चयनित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है, चयनित प्लस मनोनीत किया जाता है। तो ये कितने हैं अभी, 245 है, जिसमें 233 क्या होते हैं, चयनित होते हैं, और 12 क्या होंगे, 12 इनमें से मनोनीत होंगे। अब वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये हो गया 245 होते हैं, यानी इसका सही जवाब हो गया ग नंबर की 245 होते हैं, जिसमें 233
चयनित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। और ये मनोनीत कौन करते हैं? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मंत्री परिषद के सलाह पर किया जाता है। और कहाँ से किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, कोई समाज सेवक के क्षेत्र से, दर्शन के क्षेत्र से, ये सब से इनको किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बिल्कुल 21 नंबर की तरह है, कितनी हो सकती है, यानी एक लास्ट लाइन आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी हो सकती है। तो इसका यानी कि जो नहीं भी चुना जा रहा है, वर्तमान में जो सीट अभी नहीं भी बना है, यानी इसको भविष्य में उतना बनाया जा सकता है, उसको भी इसमें काउंट करना है। तो पहला विकल्प है 545, दूसरा 543, तीसरा 552, चौथा 550, पांचवा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है 552, यानी कि 552 सदस्य चयनित किया जा सकता है। इनमें 550 क्या होगा? चयनित रहेंगे, और 2 जो है ये क्या है? एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन का जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हर 10 साल में इनके जो होता है संशोधन करके इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, ये 2 सीट का। लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं बढ़ाई है। SC/ST का वाला बढ़ाया, लेकिन इनका नहीं बढ़ाया है, जिनको लेकर के एक विवाद है कि हो सके क्या से ये सरकार इसको एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त करना चाहती है। एक विवाद चल रहा है, हालांकि अभी इस पे सरकार की ओर से भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, सिर्फ इतना कहा गया है कि इनकी अब जनसंख्या बढ़ चुकी है, जरूरत नहीं। असल में ये 2 सीट देने के पीछे एक कारण है कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय ये कोशिश किया गया कि हर वर्ग को लाभ मिले, किसी भी वर्ग ऐसा कोई वर्ग ना हो जिनको की असंतुष्टि रहे, तो सभी वर्ग को संतुष्ट किया जा रहा था। तो ये जो एंग्लो इंडियन थे ये लोग भी गए, बोले हम लोग इंडिया में रहना चाहते हैं। भारत सरकार बोली बिल्कुल रहिए। तो फिर ये लोग बोले कि हम लोग रहेंगे तो हम लोगों का तो सीट आबादी बहुत कम है, तो कैसे हम लोग जो है कभी भी अपना कोई हमारा जनप्रतिनिधि तो कोई महत्व देगा नहीं, ना हम लोग चुन पाएंगे, तो हमारा विकास कैसे होगा, कौन हमारे मुद्दों को संसद में बात करेंगे। तो इनको एक सिक्योरिटी देने के लिए कि आप सिक्योर रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए, 2 सीट कहा गया कि ठीक है हम आपको देंगे मनोनीत। अगर आपके समुदाय से कोई नहीं चुना जाता है तो आपको 2 सीट मनोनीत करके आपके समुदाय से लाया जाएगा। इसीलिए सरकार का ये कहना था, अभी वर्तमान में जो सरकार है उनका कहना है कि इनकी आबादी अब बढ़ चुकी है तो जरूरत नहीं है। लेकिन इस समुदाय का कहना है हमारी आबादी उतनी नहीं बढ़ी है जितना सरकार कह रही है, और बढ़ी भी है तो कोई एक खास क्षेत्र में नहीं है, पूरे भारत में है। और अभी भी हम लोगों का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की इतनी बड़ी आबादी हो कि उस क्षेत्र में हम अपनी जनप्रतिनिधि को चुनने में सक्षम हो, जिन्हें चाहे, या फिर राजनीतिक शक्ति दिखाने में सक्षम हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो अब ये अभी, लेकिन केंद्र सरकार एक चीज और भी है कि इनको अभी तक हटाया भी नहीं है, जैसे हो कि नहीं संशोधन करके ये जो 2 सीट है इसको सामान्य सीट बना दिया हो, या फिर यह स्पष्ट कर दिया हो कि नहीं अब ये 2 सीट नहीं रहेगा, 550 ही अधिकतम रहेगा, या 552 को भी सामान्य कर दे, यानी कि चयनित सारे के सारे चयनित सीट, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब भविष्य में देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य निर्धारित है? विकल्प है 545, 550, 552, 543। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? यहां पर देखिए 543 भी है, 545 भी है, तो इसका सही जवाब होगा 545। लेकिन अगर यही सवाल रहता कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, फिर इसका जवाब होता 543। लेकिन सवाल क्या है, कितने सदस्य निर्धारित है, तो 545 निर्धारित है। अब रही बात एंग्लो इंडियन वाली कि इसको तो इसका कार्यकाल बढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको संविधान से हटाया भी नहीं है, जो प्रावधान किया गया है सिर्फ बढ़ाया नहीं, एक सस्पेंड में रखा गया है। तो अभी 545 ही लेकर चलिए, जब तक कि सरकार की ओर से यह आंकड़ा नहीं आ जाए कि नहीं अब 543 ही है और 550 ही है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ये तो सबको पता है कि भले ही संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है देश का? प्रधानमंत्री होता है। और लोकसभा के प्रति यानी विधायिका के प्रति उनकी बहुत पूरी जिम्मेवारी है। यदि देश में कुछ गलत होता है तो राष्ट्रपति पर सवाल नहीं उठता, वो प्रधानमंत्री पे सवाल उठता, मंत्रिपरिषद पे सवाल उठता है। तो सवाल यही है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। कहने का मतलब यह है, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, जैसे राष्ट्रपति चाहे तो आपको भी बना सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। इसलिए राष्ट्रपति किसको बनाती है? जो लोकसभा में बहुमत लेके आता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी को बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार क्या करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी को बना देते हैं और उसको एक समय दे देते हैं कि आप इतना समय तक क्या कीजिए तो अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो कर लीजिए, बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर नहीं प्राप्त कर पाते तो वो पद से मुक्त हो जाएंगे, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो सवाल यही है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब होगा, इसमें पहले विकल्प देख लीजिए, 75 का 1, 75 का 2, 75 का 3, 85 का 2। क्योंकि 3 तो 75 से ही रिलेटेड है। अब इसमें कौन सा है, 1 है, 2 है या 3 है? तो ये 3 है, यानी 75 के 3 में ये वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहेंगे। अगला सवाल है, भारत के किसी नागरिक को संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? मतलब कि आप कोई व्यक्ति कितना न्यूनतम आयु प्राप्त कर में कितना न्यूनतम आयु हो कि वह संसद का सदस्य बन जाए, चाहे वो लोकसभा के माध्यम से हो या राज्यसभा के माध्यम से हो। तो पहले इसका विकल्प देख लीजिए, 18 वर्ष वोट डालने का उम्र, 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने का उम्र, 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा। यानी कोई व्यक्ति यदि 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो वह लोकसभा के माध्यम से क्या होगा, संसद का सदस्य बन जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग नंबर, कि वह 25 वर्ष की आयु में कोई भी नागरिक संसद सदस्य बन सकता है। अब 27 आते हैं, भारत के किसी नागरिक की आयु यदि 30 वर्ष है, यदि किसी नागरिक की आयु 30 वर्ष है तो वह किस माध्यम से भारत का संसद का सदस्य बन सकता है? विकल्प है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा का सदस्य है, तो चौथा है यदि वह भारत सरकार का महान्यायवादी नियुक्त होता है। तो इसका जवाब आप लोगों में से कोई देना चाहिएगा, क्या होगा 27 का उत्तर? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के किसी नागरिक की आयु यदि 30 वर्ष है, जैसे ये भारत का नागरिक है, ये 30 वर्ष इसकी हो चुका है, तो अब वह कौन सा संसद का कौन सा सदस्य बन सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा का सदस्य, या फिर यदि वो भारत सरकार का महान्यायवादी नियुक्त होता है तो, और अंगों इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति 30 साल की आयु प्राप्त कर चुका है, ठीक है, अभी जैसे एक बताए हैं, 3 व्यक्ति जवाब दिए, 2 व्यक्ति बी, 1 व्यक्ति ई जो दिए है वो सही जवाब दिए है। क्यों? क्योंकि यदि कोई 30 वर्ष का आयु प्राप्त किया है तो वो तो लोकसभा का भी लड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा तो 25 वर्ष में ही होता है, तो लोकसभा तो बन ही सकता है सदस्य, राज्यसभा का भी बन सकता है, और उसको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भी बनाया जा सकता है। लेकिन महान्यायवादी वाला ऐसा कोई बात नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के क ख ग तीनों ही माध्यम से वो संसद का सदस्य बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा 1 से अधिक। यूपीएससी यही फंसाता है। आप लोग क्या देखें कि 30 वर्ष को माइंड सेट कर लिए, 30 वर्ष है तो राज्यसभा। यहाँ ये सोचने की बात है 30 वर्ष में वो लोकसभा का भी तो बन सकता है, समझे?
30 वर्ष में एक सीधी सी बात समझिए, कोई कंपटीशन है, उसमें है क्या कि मैट्रिक पास चाहिए, तो कोई इंटर किया है तो वो भी तो भरेगा उसको। एक ये कर दिया है कि न्यूनतम मैट्रिक ही चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई इंटर पास कर लिया तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर उस कंपटीशन का जो एज लिमिट किया गया उस एज लिमिट के अंदर है तो इंटर का भी स्टूडेंट भरेगा, कोई ग्रेजुएट किया है वो भी भरेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी है, लोकसभा के लिए 25 साल है तो 30 साल में ऐसा थोड़ी कि वो संसद का सदस्य नहीं बनेगा। तो यहाँ सवाल ये नहीं था राज्यसभा, यहाँ संसद था, तो संसद में लोकसभा 30 साल में कोई लोकसभा के भी माध्यम से बन सकता है, राज्यसभा के भी माध्यम से बन सकता है और मनोनीत होके भी बन सकता है संसद का सदस्य। और यहाँ पे यदि बन सकता है के जगह, ध्यान रखिएगा, बन सकता है के जगह चयनित रहता कि चयनित हो सकता है, तो फिर क्या होता, तब फिर ये जो गौ नंबर है ये भी नहीं होता, तब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा उसका उत्तर होता। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, बन सकता है चयनित हो सकता है, दोनों में अंतर है। बन सकता है तीनों हो गया, चयनित हो सकता है तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा होता है। शब्दों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खासकर पॉलिटी में, पॉलिटी और इकोनॉमी में शब्द पर जितना ज्यादा ध्यान दीजिएगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग 28 नंबर पे आते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है या कौन है? सवाल है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? पहला विकल्प भारत का महान्यायवादी, दूसरा विकल्प मंत्रिमंडल सचिव, तीसरा विकल्प गृह सचिव, चौथा विकल्प वित्त सचिव, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका होगा ख नंबर, मंत्रिमंडल सचिव। जो यूपीएससी निकालते हैं वही जाते हैं, और ये यूपीएससी के थ्रू सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत का, भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी यही होते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से और समझेंगे। आमतौर पे जो हम लोग समझते हैं, यूपीएससी निकाला, आईएएस बना, डीएम, तो डीएम को लोग समझते हैं सबसे बड़ा आम लोग, लेकिन उनको जब डीएम बनता है उनको पता है कि हम सबसे छोटा है, आम लोगों की नजर में वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो डीएम बना उसको पता है कि नहीं, अब हम जिस तालाब में इन किए हैं उस तालाब में हम सबसे छोटा मछली है। और सबसे बड़ा मछली कौन हुआ? तो ये मंत्रिमंडल सचिव। अब 29 नंबर में आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? सबको पता है मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, इसको लेकर के आज भी विवाद है। समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, और अखंडता, ये तीनों बाद में जोड़ा गया है, जिसको लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत कोई समाजवादी नहीं है। ये अक्सर कब होता है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए हुए है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि निजी कंपनियों को भी बढ़ावा मिलता है, दोनों मिलकर काम करती है, सरकार एवं निजी कंपनी। तो स्वाभाविक बात है निजी कंपनियों को भी बढ़ावा मिलती है, और ऐसे में जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, निजी कंपनी के खिलाफ है, उनका एक ये रहता है कि समाजवाद तो रहा ही नहीं। तो देखिए यहाँ एक चीज को समझिएगा, समाजवाद कई प्रकार के होते हैं, ऐसे तो इसमें अभी जाएंगे तो काफी लॉन्ग लग जाएगा टाइम, लेकिन यहाँ शॉर्ट में समझिए। एक होता है साम्यवादी समाजवाद, ऐसे इनका काफी अलग अलग इनका अलग अलग प्रकार है, उस पर भी नहीं चलेंगे हम लोग। दूसरा है समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद को नेहरूवादी समाजवाद भी कहते हैं, क्योंकि भारत में इसका कंसेप्ट यही लाए थे, और आज पूरी दुनिया इसको, जितने भी समाजवादी देश हैं
अब इसी को मान रहे, लोकतांत्रिक समाजवाद को ही फॉलो कर रहे हैं, यानी नेहरूवादी समाजवाद को। तो साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, यहां होता है कि निजी क्षेत्र का, निजी संपत्ति का पूरी तरह से उन्मूलन, निजी संपत्ति का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना और राज्य को, राज्य का अधिक से अधिक, राज्य की संपत्ति को बढ़ाना और उसका हस्तक्षेप को मजबूर, यानी राज्य अधिक से अधिक हस्तक्षेप कर सकता है। तो राज्य जब ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो स्वाभाविक बात है निजी क्षेत्र का जो उन्मूलन होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद इसके विपरीत है, यहां है, ये होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद होता है निजी प्लस सहकारी अस्तित्व, निजी प्लस सहकारी अस्तित्व, यानी मिलकर चलना। इसी के तर्ज पे निर्देशात्मक नियोजन आया, इसी के तर्ज पे मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग अपनाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि समाजवाद का मतलब चूंकि निजी कंपनी, जब कोई प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ रही या सरकार उसको आगे बढ़ाती तो नहीं, ये समाजवाद के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। और ये आजादी के जब से हम लोग देश स्वतंत्र हुए अपने खुद नीतियां बनाए हैं, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, तब से ही ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई आजकल में चल रहा है। तो सवाल यही है कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था। विकल्प है 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जवाब है 42वां, 1976 में। और इसको मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। अब अगला सवाल चलते हम लोग। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, पहले ही बता चुके हैं। इसमें क्या करना है, अगर सत्य है तो जो जो सत्य है उसको टिक करते चला जाना है उस पॉइंट को, ताकि किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न में हम लोग देखे थे, ये सत्य है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख है, ये भी सत्य है। कैबिनेट सचिव भारत की वरीयता क्रम में इनका पद 11वीं क्रमांक पर आता है, ये भी सही है। देखिए ये क्रमांक वाला पूछ देता है, इसमें आपको भारत में कुल जो है 26 क्रमांक है नागरिकों को लेके, जैसे पहला कौन है, राष्ट्रपति है, उस हिसाब से कुल 26 है, उनका एक लिस्ट बना हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। इसको अच्छे से, जो मेन है, मेन कौन हुआ, राष्ट्रपति का तो सामान्यतः तो पूछता ही नहीं है, वो तो सबको पता है। आपको पूछ देंगे जैसे कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, इन लोगों का क्या एक वरीयता क्रम है। तो जो सिविल सेवा अधिकारी है, जो कैबिनेट सचिव होते हैं, जिसको मंत्रिमंडल सचिव कहिए, भारत सरकार का सचिव कहिए, ये 11वीं क्रमांक पर आते हैं। एक रैंक में कई पोस्ट आ जाते हैं, जैसे एक ही रैंक में पता चला कि ये भी आ गया, वो भी आ गया, यहां तक कि जो विदेशी राजदूत आते हैं उनको भी ये 26 के अंदर दिया गया, उनको जैसे 13वां स्थान दिया गया है, उनको भी दिया जाता है। तो गौ भी सही हो गया, यानी क भी सही है, ख भी सही है, गौ भी सही है। अब घ क्या है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव मंत्रियों के परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है, ये प्रशासनिक अधिकारी भी है, तो ये तो स्वाभाविक है कि सहायता प्रदान करेगा ही। 5वां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, एक से अधिक, यानी 30 का सही जवाब हो गया अंग, क ख ग घ सभी। तो यहाँ आप देखिए 4 जीएस आपको मिल गया। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है,
कैबिनेट सचिव होता है। दूसरा, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष भी होते हैं और ये भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख भी होते हैं। इनका वरीयता क्रम कितना होता है? 11वीं होता है नागरिकता के मामले में। और ये मंत्रियों के परिषद को प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर कितने सवाल जीएस आ गए? करीब 4 से 5 जीएस इस क्वेश्चन में आ गए। मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन में ज्यादा जीएस कवर होते हैं, लेकिन उनको बनाना थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। थोड़ा सा लापरवाही में पता चला आपका आंसर गलत हो गया। अब 31 नंबर का सवाल है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा और कब दिए गए थे? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू 1930 ईस्वी, महात्मा गांधी 1921 ईस्वी, मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी, इंदिरा गांधी 1946 ईस्वी। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी। इसको ऐसे ये भी माना जाता है कि भारत का पहला संविधान बनाने का प्रयास है। असल में अंग्रेज लोग ही चैलेंज किए थे कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते और बनाएंगे तो सभी दल इसको स्वीकार नहीं करेंगे, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। और जो कि नेहरू रिपोर्ट बनने के बाद देखा भी गया कि हाँ, अंग्रेज जो बोले थे बिल्कुल सही बोले थे। अब आते हैं 32 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग कब किए थे? इसका विकल्प है 1919 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1942 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 1921 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 1922 भी मिलेगा, वो सही विकल्प है। 1922 भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असल में कहीं 1921 लिखा है, कहीं 1922 लिखा है, और अगर कहीं दोनों रहे ऐसा तो अभी देगा नहीं दोनों पहले 4 विकल्प में, तो 1922 वाला ही ये कीजिएगा, क्योंकि आयोग इसी को मानती है। अब किन्होंने सर्वप्रथम ये स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? विकल्प है क्रिप्स मिशन, विवेल योजना, साइमन कमीशन, माउंटबेटन। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया था 1942 में, जो बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। क्यों? ताकि भारतीयों का गुस्सा शांत करके समर्थन प्राप्त कर सके। उस समय असल में ऑस्ट्रेलिया भी दबाव डाल रहे थे अटलांटिक समझौता को लेकर के, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी दबाव डाल रहे थे, और भारत की तरफ से भी कांग्रेस वगैरह ये कर दिए थे कि जब तक हम लोगों का बात नहीं माना जाएगा तब तक कोई भारत समर्थन नहीं देगा। और जापान क्या था? युद्ध अटैक करने की तैयारी में था। जापान उस समय अटैक करने की तैयारी में था। एक फिल्म आई थी सुशांत सिंह राजपूत के, डिटेक्टिव ब्योमकेश मुखर्जी, वो मूवी यदि आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हैं। उस पर इसी पर कहानी बना हुआ है, जापान का भारत पर अटैक करने का जो रणनीति थी कि वो अटैक करना चाहता था यहाँ भारत पे, ताकि अंग्रेज को क्या हो, उसका माइंड डाइवर्ट हो और उस तरफ से ध्यान उसका इस तरफ आए, और जब इस तरफ आएंगे तो उसको इन लोगों को हराना आसान रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य वाली बात हो गई है तो वही प्रोसेस चलेगी जैसा बताए थे। सबसे पहला, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। सत्य है, इसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा, संविधान सभा के सदस्य के लिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने की व्यवस्था की गई। ये भी सत्य है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जहां अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी सत्य है, इसको कुछ नहीं करना है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। ये भी सत्य है। तो इसका जवाब क्या हो गया? कौन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो गया? अंग, यानी इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी सत्य है। तो यहाँ देखिए कितना जीएस आपका बना। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ।
संविधान सभा के सदस्य के लिए कितने लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो 10 लाख जनसंख्या पर। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर 1946। तो एक क्वेश्चन में देखिए 6 से 7 जीएस है। ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ सेट बनाते चले, कितना मेरा उत्तर सही हुआ उससे काम नहीं चलेगा। हम सेट बनाने के दौरान कितना जीएस हमारा अब क्या हुआ तो सीखे हम लोग, कितना नया जीएस सीखे, कितना जीएस हमारा रिवाइज्ड हुआ, इस पे ध्यान देना है, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि नहीं हम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पता चला 25 क्वेश्चन रिपीटेड ही है। तो इससे बचना है, इस मानसिकता से बचना है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर। सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बार कब लाया गया था? इसका जवाब आप लोग दीजिए पहले। विकल्प है 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू। दूसरा विकल्प 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा विकल्प 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा विकल्प है 9 दिसंबर 1946 माउंटबेटन। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब पहले आप लोग दीजिए। सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बार कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी के द्वारा, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या 9 दिसंबर 1946 माउंटबेटन के द्वारा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बना? प्रस्तावना का रूप लिया। चलिए, एक जवाब दिए है ई, सृष्टि ई दिए हैं और राजन ए दिए हैं। जो ई दिए हैं वह सही है। देखिए, जो ए दिए है वो अपने हिसाब से सही है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सवाल देखिए, सवाल क्या है? दूसरी बार। और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार, एक ही बार तो लाया गया है। अगर यहां दूसरी बार नहीं रहता कब लाया गया था, तब इसका उत्तर होता ए। लेकिन ये जो दूसरी बार लग गया, तो दूसरी बार तो कभी लाया ही नहीं गया, तो इसका उत्तर होगा ई। ये सब चीज पर ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाज पूरा नया है। ये अगर ये सब चीज पर ध्यान नहीं दिए तो यही होगा कि जहाज पूरा नया है, सब सही है, बस छोटा सा छेद हो गया, पता चला पूरा पानी भरा, नया जहाज भी डूब गया। तो ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर ये सत्य असत्य वाली आ गई। तो सबसे पहला है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 1946 ईस्वी में हुआ था। जो चुनाव हुआ था उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ। ये सही है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो जो उनमें सदस्य चुने गए उनका कोई चुनाव नहीं हुआ था। जो जनप्रतिनिधि चुने 1946 के चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे, उन्हीं के माध्यम से चुन लिए गए थे संविधान सभा का सदस्य। क्योंकि दोबारा खर्च करने से, कहा कि दोबारा खर्च भी होगा, समय भी लगेगा, इससे अच्छा इन्हीं के माध्यम से चुन लेते हैं। तो ये सत्य हुआ। अब संविधान सभा में 3 प्रकार की सीट थी, साधारण, मुस्लिम और सिख। ये भी सत्य है। 3 क्षेत्र के सदस्य थे, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी से मतलब है आज का केंद्र शासित प्रदेश, आज का केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी सही है। 3 क्षेत्र के सदस्य थे, ब्रिटिश भारत से भी थे, देशी रियासत से भी थे, चीफ कमिश्नरी से भी थे। ठीक। चौथा है 292 हिस्से थे, ब्रिटिश भारत से 4 चीफ कमिश्नरी से, और देशी रियासत से शायद 93 थे। हाँ, पहला बार में, फिर बाद में तो वो चेंज हो गया। चौथा है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ये भी सही है। पांचवा है,
इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सवाल क्या था, असत्य है, सबके सब क्या है, सत्य है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सत्य है। तो इसलिए इसका जवाब हुआ अंग, इनमें से कोई नहीं। यहां भी देखिए कई जीएस बन गए। सबसे पहला जीएस, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ था, जो 1946 के ईस्वी में जनप्रतिनिधि चुने गए थे उनके माध्यम से। दूसरा जीएस, संविधान सभा में 3 प्रकार की सीट थी, साधारण, मुस्लिम और सिख। तीसरा जी ये सब क्या रेडी हुआ, 3 क्षेत्र के सदस्य थे, ब्रिटिश भारत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। और चौथा, कुल कितने सीट थे पहली बार में, तो 389 सीट निर्धारित किए गए थे। तो कई जीएस देखिए इसमें छुपा हुआ है। अब इनमें से कोई भी हो सकता है सवाल आ जाए, कोई जरूरी नहीं है इसी प्रकार आए। बीपीएससी किसी भी प्रकार से दे सकती है, वो तो कोई नहीं बता सकता है तो वो कैसा सवाल देगा। बस एक अनुमान लगाया जाता है और उसी हिसाब से तैयारी किया जाता है कि चाहे वो जैसा भी सवाल दे, फंसे नहीं विद्यार्थी। 37 में है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें विकल्प है 10, 22, 15, 8। तो इसका सही जवाब है 15। 15 ने भाग लिया था और जब अंतिम में जब सिग्नेचर की बात आई थी तो 8 महिला सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। अब चलते हैं आगे के सवाल में। अगला सवाल है, आजादी के समय पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में रखा गया था। विकल्प है 4, 3, 2, 5। तो इसका सही जवाब है 4। कौन कौन था, एक में रखा गया था ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, दूसरा में जो बड़े आकार के रियासत थे, तीसरा में छोटे आकार के रियासत रजवाड़े प्लस जो है चीफ कमिश्नरी को, चौथा में अंडमान निकोबार को रखा गया था, और जो विदेशी अर्जित भूमि को, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत जो विदेशी अर्जन भूमि किया जाएगा, जो विदेशों से भूमि अर्जन किया, विदेशों से मतलब क्या है, विदेशों से मतलब कोई अन्य देशों से नहीं है, भारत से ही है, लेकिन वो रियासत है और वो मिल नहीं रहा है, वो उस समय मिला नहीं है, बाद में मिलना चाहता है। या फिर जैसे कि गोवा, समझे, गोवा क्या हुआ, वो उसको कहेंगे विदेश, ये हुआ हम लोग उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगालियों से युद्ध करके फिर जीता गया था। तो पुर्तगालियों से जब युद्ध करके जीता गया तो उसको कहा गया कि हम लोग विदेशों से लिए, तो वो आ गया चौथा, इसमें चौथा कैटेगरी में उसी प्रकार के आते थे, जिसको हम लोग कहते थे कि 2 के क के तहत स्थापना किया गया, प्रवेश नहीं किया गया बल्कि स्थापना किया गया। तो इसका सही जवाब हो गया 38 का क नंबर की 4 वर्गों में रखा था, अभी 2 वर्ग है, राज्य और संघ राज्य। 39 में है, एसके धर कमेटी का गठन हुआ, ये भाषा को ये राज्य को बांटने पर हुआ था, राज्य के पुनर्गठन के लिए ये कमेटी बनी थी। जून 1947, दिसंबर 1946, नवंबर 1949 और जनवरी 1950, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है जून 1947। जून 1947 में इसका गठन हुआ था। अब अगला सवाल चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन एसके धर कमेटी के लिए असत्य है। फिर वही सत्य असत्य वाली बात है, कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। तो इसका जवाब है, इसे जून 1947 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, सत्य है। इसने राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक कुशलता को आधार माना, यह भी सत्य है। गौ है, इन्होंने भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन करने की सलाह दी, ये गलत है, इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने नहीं दिया था जिसके कारण जेबीपी कमेटी बनी, उन्होंने भी नहीं दिया जिसके कारण श्री रामालू अनशन में आए। चौथा है, इस कमेटी के बाद दिसंबर 1948 ईस्वी में पुनः राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल,
पी से है, पी से भूल रहे हैं कुछ, पट्टावी ऐसे कुछ है उनका नाम, भूल रहे हैं वो, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे सवाल आते नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ये आगे की क्लास में हम बता देंगे। तो जेबीपी कमेटी गठित हुई जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया, ये भी सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। यानी कि ये भी बात सत्य है कि जून 1947 में एसके कमेटी का गठन हुआ, ये भी सत्य है कि इन्होंने प्रशासनिक कुशलता को आधार माना राज्य के पुनर्गठन के लिए, और ये भी सत्य है कि इसी कमेटी के बाद दिसंबर 1948 में राज्य के पुनर्गठन के लिए जेबीपी कमेटी गठित हुई जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। लेकिन ये असत्य है कि भाषा के आधार पर भी राज्यों को पुनर्गठन करने की सलाह एसके कमेटी ने दिया था, ये असत्य है। इसका जवाब क्या हो गया, ग नंबर हो गया। 40 क्वेश्चन हो चुका है, आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर इससे आगे का क्वेश्चन कल के 3 बजे से जो क्लास है तब करेंगे। टेस्ट सीरीज वेबसाइट में अपलोड है, जो भी टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। अभी जो प्रेजेंट वेबसाइट है उनका एड्रेस है मिशन UPSC 0 और जो हमारा नया वेबसाइट आने वाला है जो कि अभी लेट है 10 दिन करीब, gurumantra.online। इसमें सिर्फ PDF टेस्ट है, नोट्स है, लेकिन जो ये आएंगे इसमें आपको PDF टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक भी मिलेंगे, साथ में यहाँ लाइव क्लास भी मिलेंगे। ठीक है, अब आगे का सवाल कल 3 बजे की क्लास में